नमस्कार मित्रों। मैं डॉक्टर दीपेश यादव। जैसा कि हम हर बुधवार को संपूर्ण हिंदी साहित्य से 70 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी का आयोजन करते हैं, उसी श्रृंखला में आज हमारी प्रश्नोत्तरी नंबर 5 है। उसमें 70 प्रश्न हैं जो संपूर्ण हिंदी साहित्य से, जिसमें भारतीय काव्य शास्त्र, पाश्चात्य काव्य शास्त्र, हिंदी भाषा विज्ञान, हिंदी साहित्य का इतिहास और प्रमुख जो कविताएं हैं, हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं हैं, उन सभी से संबंधित प्रश्न रहते हैं। तो आज देखिए, हम प्रश्नोत्तरी 5 का आयोजन करेंगे और इसमें मित्रों 70 प्रश्न हैं। 70 प्रश्नों के बाद में हमने उसकी उत्तरमाला भी दी है, तो ये आप बाद में देख सकते हैं, इसको प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। और साथ के साथ ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो पहले किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं ज़्यादातर प्रश्न, और ये संभावित प्रश्न हैं। अगर आप लोग इसी प्रकार से ये जो साहित्य की प्रश्नोत्तरी है, इसको आप लगातार लेते रहेंगे, तो मेरा पूर्ण विश्वास है कि सफलता आपके कदमों में होगी। आज इस प्रश्नोत्तरी में जो 70 प्रश्न हैं, उनमें से कमेंट करते जाइए और प्रत्येक प्रश्न का जो आपको लगता है कि इसमें से ये विकल्प होना चाहिए, तो पढ़ने का तरीका यही होता है कि जो प्रश्न हमारे सामने आ रहा है तो उसका उत्तर हम खुद खोजें, और फिर जब अध्यापक उसको बता देता है तो हमारी समझ में अच्छी तरह से आता है। तो जो भी प्रश्न हैं उनके उत्तर आप कमेंट बॉक्स में पहले डालें, और उससे आपको पता चलेगा कि हमने इस प्रश्न का जो आंसर दिया है वह सही है या गलत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रश्नोत्तरी 5 हिंदी साहित्य। देखिए, इसमें पहला प्रश्न है, मिश्र बंधुओं के नवरत्न में निम्नलिखित में से किस कवि को बृहत्तरी में शामिल नहीं किया गया। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि मिश्र बंधु, जिसमें 3 भाइयों का योगदान है, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, इन्होंने मिश्र बंधु विनोद लिखा। तो इनकी जो रचना है मिश्र बंधुओं की, मिश्र बंधु मिश्र बंधुओं में है गणेश बिहारी मिश्र और श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। ये 3 भाई हैं, और इनके जो सबसे बड़े थे, इनमें जो गणेश बिहारी मिश्र हैं, ये क्रम के अनुसार भी कई बार पूछ लिया जाता है कि बताइए इनमें से जो मिश्र बंधुओं का है, जन्म के अनुसार इनका क्रम क्या है। तो सबसे बड़े गणेश, वैसे 4 भाई थे, एक जो थे उनका साहित्य के क्षेत्र में कोई योगदान नहीं है। तो इनमें गणेश बिहारी मिश्र बड़े, फिर उनसे छोटे श्याम बिहारी मिश्र और उनसे छोटे सुखदेव बिहारी मिश्र हैं। इन्होंने मिश्र बंधु विनोद, जिसे आचार्य शुक्ल ने बड़ा भारी ब्रज संग्रह कहा है, मिश्र बंधु विनोद लिखा। और मिश्र बंधु विनोद, ये 2 भाग हैं इसके। इसका जो प्रथम भाग है, प्रथम भाग देखिए 1903 में जो प्रथम 3 भाग हैं, प्रथम 3 भाग, इनका प्रकाशन 1913 में हुआ था। और जो चौथा भाग है उसका प्रकाशन 1934 में हुआ था। तो ये 4 भागों में है मिश्र बंधु विनोद। तो पूछ लिया जाता है कि बताइए मिश्र बंधु विनोद के कितने भाग हैं। 4 भाग हैं, जिसमें से प्रथम 3 भागों का जो प्रकाशन है वो 1913 में हुआ था, चौथे भाग का प्रकाशन 1934 में हुआ था। इसके साथ ही हम जानते हैं कि मिश्र बंधु विनोद है, मिश्र बंधु विनोद को मिश्र बंधु विनोद
को आचार्य शुक्ल ने बड़ा भारी कविवृत संग्रह कहा है। और यहीं पर आप बताइए कि मिश्र बंधु विनोद को हिंदी साहित्य का पंचांग किसी ने कहा है? तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि हिंदी साहित्य का पंचांग मिश्र बंधु विनोद को किस आलोचक ने कहा है? हिंदी साहित्य का पंचांग किसने कहा है? अब देखिए, दूसरा इनका जो ग्रंथ है मिश्र बंधुओं का, एक चर्चित ग्रंथ है हिंदी नवरत्न। हिंदी नवरत्न, इसका प्रकाशन वर्ष 1910 है। हिंदी नवरत्न का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1910 है। और इसमें इन्होंने 9 कवियों को लिया, जैसा कि नवरत्न से पता चल रहा है 9 कवि। अब 9 कवियों में इन्होंने बृहत्तरी बनाई और मध्यत्री बनाई और लघुत्री बनाई। यानी बृहत्तरी जो कहते हैं कि तुलनात्मक आलोचना का सूत्रपात अगर हम कहें पदम सिंह शर्मा ने किया, लेकिन मिश्र बंधुओं ने भी तुलनात्मक आलोचना के क्षेत्र में ये हिंदी नवरत्न का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। मिश्र बंधुओं ने बिहारी और देव में से देव को बड़ा कवि माना है और देव को बृहत्तरी में शामिल किया है। तो प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बताइए मिश्र बंधु विनोद में से जो बृहत्तरी बनाई, बृहत्तरी में कौन सा कवि शामिल नहीं है, या जो मध्यम त्रयी है उस मध्यम त्रयी में कौन से कवि शामिल हैं और लघु त्रयी में कौन से कवि शामिल हैं? तो इनकी हम बात करें, मिश्र बंधु विनोदियों का दूसरा ग्रंथ हिंदी नवरत्न, प्रकाशन वर्ष 1910। और बताइए हिंदी साहित्य का पंचांग मिश्र बंधु विनोद को किसने कहा है? तो इसमें जो कवि हैं वो 9 हैं। 9 कवियों की बात करें तुलसी, सूरा, देवकवि, भूषण केशव लाल, लघुत्री में संकलित चंद हरि मतराम। देखिए ये 9 कवि हैं। इन्होंने जो 1910 में मिश्र बंधु विनोद जो प्रकाशित हुआ उनमें 9 कवियों को लिया। अब 9 कवियों में से इन्होंने त्रयी बनाई। जो त्रयी है तो पहली जो बृहत्तरी है, बृहत्तरी में 3 कवि लिए, तुलसी, सूरा, देवकवि, भूषण केशव लाल। लघु त्रयी में संकलित चंद हरि मतराम। यानी जो बृहत्तरी है, बृहत्तरी में तुलसीदास को, सूरदास को और महाकवि देव को। और जो मध्यत्री इन्होंने बनाई, मध्यत्री में भूषण को लिया इन्होंने और केशव को लिया और लाल यानी बिहारी लाल को लिया। और जो लघुत्री बनाई, लघुत्री में चंद बरदाई को, भारतेंदु हरिश्चंद्र को और मतराम को लिया। लेकिन 1934 में इसका दूसरा प्रकाशन होता है। इसमें कुछ संशोधन किया और फिर 1934 में ये हिंदी नवरत्न का द्वितीय संस्करण है, उसमें इन्होंने संशोधन किया और कवियों की संख्या हो गई 10। और उसमें कबीर को इन्होंने और स्थान दिया। और कबीर को साहित्य के क्षेत्र की वजह से उन्होंने स्थान नहीं दिया, उनको उन्होंने जो धर्म था, आध्यात्म की वजह से यानी महात्मापन की वजह से कबीर को ये लेकर के आते हैं। और त्रिपाठी बंधुओं के नाम से इन्होंने भूषण और मतीराम को त्रिपाठी बंधुओं के नाम से इन्होंने एक जगह कर दिया। इस प्रकार त्रिपाठी बंधु एक नाम हुआ और कबीर को जोड़ दिया। इस प्रकार से 9 कवि हुए, लेकिन वास्तव में ये 10 कवि थे। तो ये यहाँ पर हम देखें, बृहत्तरी में तुलसी, सूरा, देवकवि यानी तुलसीदास, सूरदास और देव, महाकवि देव,
इनको इन्होंने बृहत्त्रयी में शामिल किया। और मध्यम त्रयी है, मध्य त्रयी, मध्य त्रयी में इन्होंने 3 कवियों को लिया, भूषण जो वीररस के कवि हैं, और केशव, और लाल का मतलब है बिहारी, बिहारी लाल, जिन्होंने बिहारी सतसई की रचना की। और जो लघु त्रयी है, लघु त्रयी में इन्होंने जो 3 कवि लिए वो 3 कवि हैं लघु त्रयी में संकलित चंद यानी चंद बरदाई, चंद और हरि यानी हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, और नंबर 3 पे लिया मतराम को। लेकिन इसका जो द्वितीय संस्करण है, द्वितीय संस्करण की अगर हम बात करें तो द्वितीय संस्करण हिंदी नवरत्न 1934 में आता है, और 1934 में इन्होंने कवियों की संख्या होगी 10। अब 10 में आपसे पूछा जा सकता है कि द्वितीय संस्करण में मिश्र बंधुओं ने किस कवि को सम्मिलित किया। तो यहाँ पर भूषण और मतिराम को इन्होंने त्रिपाठी बंधु कहा। त्रिपाठी बंधुओं में भूषण, मतराम और चिंतामणि का नाम आता है। तो पूछा जा सकता है कि बताइए जो रीतकाल है, रीतकाल में जो त्रिपाठी बंधुओं में किसका नाम आता है? चिंतामणि, भूषण और मतराम का नाम आता है। तो इन्होंने भूषण और मतराम की कविता को अच्छा माना और त्रिपाठी बंधु के नाम से किया, और इसमें एक नया कवि जोड़ दिया, नया कवि, उसका नाम है कबीर। और कबीर को उनके महात्मापन के कारण इन्होंने जोड़ा, साहित्य की वजह से नहीं। तो यहाँ पर हम बात करें कि मिश्र बंधुओं के नवरत्न में से किस कवि को बृहत्त्रयी में शामिल नहीं किया गया। तो देखिए बृहत्त्रयी का मतलब है तुलसी, सूरादेव, तुलसीदास, सूरदास और महाकवि देव, इनको बृहत्त्रयी में शामिल किया। तो देखिए यहाँ पर तुलसीदास हैं, सूरदास हैं और देव हैं, लेकिन भूषण नहीं है। भूषण इन्होंने मध्यम त्रयी है, उस मध्य त्रयी में रखा था भूषण को। तो पहले का सही विकल्प होगा ए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पृथ्वीराज रासो के काव्य रूप के में संगत विकल्प का चयन कीजिए। देखिए पृथ्वीराज रासो से संबंधित प्रश्न आता है। एक तो पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता से संबंधित प्रश्न आता है। जैसा कि हम जानते हैं आदिकाल में जो रचनाएं थी उनकी ऐतिहासिकता में संदिग्धता पाई जाती है, और ये बात विशेषकर से पृथ्वीराज रासो पर ये लागू होती है। डॉक्टर वूलर ने सर्वप्रथम पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक सिद्ध किया था। तो इसमें पृथ्वीराज रासो का जो काव्य रूप है, काव्य रूप से संबंधित भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि पृथ्वीराज रासो का काव्य रूप क्या है। तो पृथ्वीराज रासो के काव्य रूप की अगर हम बात करें तो महाकाव्य किसने कहा, वीर काव्य किसने कहा, मुक्तक काव्य किसने कहा, विकसनशील काव्य किसने कहा, ये आपको मिलान करना है। तो देखिए यहाँ पर हम जानते हैं कि महाकाव्य, पृथ्वीराज रासो को महाकाव्य माना जाता है, और महाकाव्य कहने वाले मोतीलाल मेहनारिया और आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे। तो इसमें हम महाकाव्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। अगर हम इसको देखें तो देखिए महाकाव्य किसने कहा, महाकाव्य, चलिए इधर ले लेते हैं, पृथ्वीराज रासो का काव्य रूप। देखिए महाकाव्य कहते रहे शुक्ल
मोत हर बार श्याम तिवारी को लगा वीर का दमदार। वीर का दमदार के मुक्तक कहते स्वामी विकसन शीला कहें शंभो गुल बाबू नामी। देखिए, तो यहां से ये थोड़ा संदेह की स्थिति होती है अगर हम ऐसे याद करते हैं कि महाकाव्य किसने कहा, वीर काव्य किसने कहा, मुक्त काव्य किसने कहा। तो यहाँ पर कुछ छंदों के माध्यम से हमें चीजें जल्दी याद हो जाती हैं और यहाँ पर ये इस छंद के माध्यम से हम पृथ्वीराज रासो का जो काव्य रूप है उसका क्या मतलब है हम समझ सकते हैं। देखिए, महाकाव्य कहते रहे शुक्ल मोती हर बार। देखिए, महाकाव्य कहने वाले थे आचार्य शुक्ल और मोतीलाल मैनारिया। तो महाकाव्य कहा आचार्य शुक्ल ने और मोतीलाल मैनारिया। श्याम तिवारी को लगा वीर काव्य दमदार, यानी वीर काव्य किसने कहा। तो वीर काव्य की अगर हम बात करें, वीर काव्य श्याम से श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास ने वीर काव्य कहा और तिवारी यानी उदय नारायण तिवारी, उदय नारायण तिवारी और श्याम सुंदर दास ने पृथ्वीराज रासो को वीर काव्य कहा। वीर काव्य दमदार के मुक्तक कहते स्वामी, यानी स्वामी मुक्तक कहने वाले स्वामी यानी नरोत्तम स्वामी, मुक्तक कहने वाले हैं नरोत्तम स्वामी। और विकसन शीला काव्य यानी विकसन शील काव्य की जो संज्ञा दी है, विकसन शील काव्य, ये कहने वाले हैं शंभुनाथ सिंह। और विकासशील काव्य विकसनशीला कहें शंभु, और विकासशील थोड़ा सा देखिए, विकसनशील तो शंभुनाथ सिंह ने कहा है, लेकिन विकासशील विकासशील बाबू गुलाब राय ने कहा है। तो ये देखिए, यहां से हम देखें प्रश्न को, तो देखिए, महाकाव्य महाकाव्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा, वीर काव्य महाकाव्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और साथ ही ये मोतीलाल मैनारिया। और वीर काव्य कहने वाले श्याम सुंदर दास और उदय नारायण तिवारी। मुक्तक काव्य नरोत्तम सिंह ने कहा और विकसनशील काव्य शंभुनाथ सिंह ने कहा। तो इसका सही विकल्प होगा 2, 1, 4, 3, बी विकल्प इसका सही होगा 2 का। आगे देखिए, निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रिपोर्ताज विधा की रचना नहीं है। देखिए, रिपोर्ताज फणीश्वरनाथ रेणु ने ऋण जल धन जल, ये फणीश्वरनाथ रेणु का रिपोर्ताज है। एकलव्य के नोट्स हम जानते हैं, ये फणीश्वरनाथ रेणु का रिपोर्ताज है। नेपाली क्रांति कथा, ये भी फणीश्वरनाथ रेणु का रिपोर्ताज है। लेकिन कितने चौराहे, ये फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास है।
हम जानते हैं हरीश्वरनाथ रेणु के जो उपन्यास हैं, मेला आंचल, परती परिकथा, पलटू बाबू रोड और कितने चौराहे, ये उपन्यास हैं। और रेणु का जो उपन्यास है, जैसे प्रथम उपन्यास से, ये किसी प्रथम उपन्यास से चर्चित होने वाला, ये बहुत कम लेखक होते हैं जो प्रथम कृति से चर्चित हो जाते हैं। तो प्रथम कृति से चर्चित होने वाले रेणु थे, और रेणु का प्रथम जो उपन्यास था वह था मेला आंचल। मेला आंचल बिहार के पूर्णिया अंचल की संस्कृति, भाषा, तीज, त्योहार, पर्व, यानी उस अंचल की विशेषताओं को लेकर के लिखा गया, जो बिहार का पूर्णिया जिला इसका केंद्र है। और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1914 है। और कितने चौराहे उपन्यास है। अब रेणु के जो रिपोर्टाज हैं, रेणु के रिपोर्टाज की अगर हम बात करें तो रेणु ने एकलव्य को नेपाली क्रांति कथा का श्रवण कराया। तो देखिए, ये इनके, हम बात करें रेणु के जो रिपोर्टाज हैं, रेणु ने एकलव्य को नेपाली क्रांति कथा का श्रवण कराया। तो इनकी चर्चित एक वन तुलसी का की गंध है, जिसको कई बार रिपोर्टाज विधा के अंतर्गत रखा जाता है और कई बार संस्मरण के अंतर्गत रखा जाता है। तो उसको संस्मरण ही माना जाता है, वन तुलसी की गंध को। ये भी चर्चित है इनका, रेणु का। तो इनके जो रिपोर्टाज हैं, रिपोर्टाज की अगर हम बात करें तो रेणु से ऋण जल, धन जल, ऋण जल, धन जल, और एकलव्य के नोट्स, एकलव्य के नोट्स, ये भी इनका रिपोर्टाज है। ये कालक्रम से भी है। और नेपाली क्रांति कथा, नेपाली क्रांति कथा इनका रिपोर्टाज है। और श्रुत अश्रुत पूर्व भी इनका रिपोर्टाज है। तो ऋण जल, धन जल, एकलव्य के नोट्स, नेपाली क्रांति कथा, ये तो इनके रिपोर्टाज हैं। कितने चौराहे उपन्यास है, तो इसका जो सही आंसर होगा, सही आंसर कितने चौराहे उपन्यास है। आपको बताना था कि निम्नलिखित रचना में से कौन सी रिपोर्टाज विधा की रचना नहीं है, यानी कितने चौराहे नहीं है। 3 का सही विकल्प सी। देखिए आगे, प्रभाकर माछवे और डॉक्टर विनय मोहन शर्मा, इन्होंने छायावाद का प्रवर्तक किसे माना है। देखिए, छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद को माना जाता है, लेकिन भिन्न भिन्न विद्वानों के छायावाद के प्रवर्तक के संबंध में भिन्न भिन्न मत हैं। ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक नहीं मानते। तो इनमें कौन किसको छायावाद का प्रवर्तक मानता है, इसकी अगर हम बात करें तो प्रभाकर माछवे, हम जानते हैं कि प्रभाकर माछवे और डॉक्टर विनय मोहन शर्मा ने छायावाद का प्रवर्तक माखनलाल चतुर्वेदी को माना था। तो इसका सही विकल्प तो 4 का डी होगा। लेकिन अगर हम बात करें कि पंत को भी नंद दुलारे वाजपेयी मानते हैं, और आचार्य शुक्ल, मैथिली शरण गुप्त और मुकुट पांडे को छायावाद का प्रवर्तक मानते हैं। तो यहां पर देखें हम, शुक्ल, गुप्त, पांडे चुने, नंद चुन लिए, पंत, प्रभु मोहन, माखन चुना,
जोशी शंकर संत। देखिए, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि छायावाद के जो प्रवर्तक हैं, छायावाद के प्रवर्तक में शुक्ल जी ने गुप्त और पांडे को माना आलोचक और छायावाद का प्रवर्तक। तो सबसे पहले अगर हम आचार्य शुक्ल को लें तो आचार्य शुक्ल ने माना है मैथिली शरण गुप्त, यानी गुप्त श्री मैथिली शरण गुप्त, और दूसरा माना है मुकुटधर पांडे को, मुकुटधर पांडे को। तो आचार्य शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे को माना है। शुक्ल गुप्त पांडे चुने गुप्त, यानी मैथिली शरण गुप्त पांडे यानी मुकुटधर पांडे, और नंद से नंद चतुर्वेदी, और नंद चतुर्वेदी ने नंद से नंद दुलारी वाजपेयी, और नंद दुलारी वाजपेयी ने पंत को माना, नंद दुलारे वाजपेयी, और नंद दुलारे वाजपेयी ने सुमित्रानंदन पंत को छायावाद का प्रवर्तक माना। और प्रभु मोहन माखन चुने, यानी अगर हम बात करें प्रभु से तो प्रभाकर माचवे, प्रभाकर माचवे, और मोहन यानी विनय मोहन शर्मा, इन दोनों ने, प्रभाकर माचवे और विनय मोहन शर्मा ने छायावाद का प्रवर्तक माखन लाल चतुर्वेदी को माना। और जोशी शंकर संत, यानी देखिए जो जयशंकर प्रसाद है, जयशंकर प्रसाद को झारखंडी उपनाम से जाना जाता है। प्रेम और प्रकृति, प्रेम और सौंदर्य का कवि जाना जाता है, प्रकृति का कवि सुमित्रानंदन पंत को माना जाता है, और प्रेम और सौंदर्य का कवि जयशंकर प्रसाद को माना जाता है। ये कलाधर उपनाम से रचनाएं किया करते थे पहले, और ब्रज भाषा की कविताएं जैसा कि हम जानते हैं इन्होंने कलाधर उपनाम से की थी। इनको झारखंड में मान्यता मांगने के कारण झारखंडी भी इनको, इनके घर का नाम था, और एक बार ये घर बार छोड़ करके झारखंड के वनों में चले गए थे। जैसा कि इनकी एक श्याम बिहारी श्यामल का चर्चित अभी उपन्यास है 2021 में जो प्रकाशित हुआ है, श्याम बिहारी श्यामल का, और उसका नाम है कंथा। उस उपन्यास में आप कहें कि वह जीवनी परक उपन्यास है। जिस प्रकार से मानस का हंस अमृतलाल नागर का जीवनी परक उपन्यास जो तुलसीदास के जीवन पर आधारित है, उसी प्रकार से श्याम बिहारी श्यामल, बात करें श्याम बिहारी श्यामल का जो उपन्यास है कंथा, कंथा उपन्यास जयशंकर प्रसाद के जीवन पर आधारित है, और उससे कई प्रकार की साहित्यिक जानकारियां हमें पढ़ने को मिलती हैं। तो अगर कभी आपको समय मिले तो श्याम बिहारी श्यामल का उपन्यास कंथा अवश्य पढ़िए। उससे कई प्रकार की जानकारियां, किस प्रकार से बनारस में सुगनी साहू घराना था, और नारियल बाजार में जयशंकर प्रसाद की दुकान थी, वहां पर प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास जैसे लोगों का जमघट हुआ करता था, और एक साहित्यिक मंच बनता था। तो बनारस मुझे भी घूमने का मौका मिला है, और उस नारियल बाजार में जहां थोड़ा आगे चल करके चौखंबा बाजार है, चौखंबा की जो रचना है, वो स्थापना है, वो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की थी। चौखंबा जो स्कूल है उसकी रचना, उसकी स्थापना भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की थी, और वहीं पर नारियल बाजार है, और नारियल बाजार में आज भी उनकी दुकान है जहां पर जयशंकर प्रसाद बैठते थे। तो इसमें प्रभाकर माचवे, विनय मोहन शर्मा ने माखनलाल चतुर्वेदी को चुना। जोशी से हम बात करते हैं कि इलाचंद जोशी। तो इलाचंद जोशी ने छायावाद का प्रवर्तक, इलाचंद जोशी के साथ एक शिवनाथ शुक्ल और हुए हैं। शिवनाथ शुक्ल ने भी
शिवनाथ शुक्ल ने भी प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना है। अगर हम बात करें कि श्याम बिहारी श्यामल का जीवनी परख उपन्यास है कंथा, जिसमें इन्होंने 2000 रातों का सफर करके भूमिका लिखी है कंथा के अंतर्गत। और इसमें जैसा कि हम जानते हैं कि हंस का आत्मकथा विशेषांक 1932 में प्रेमचंद ने निकाला था, और प्रेमचंद ने जो तत्कालीन साहित्यकार थे उनसे अपनी आत्मकथा लिखने के लिए इसमें रचनाएं मांगी थी। तो जयशंकर प्रसाद ने आत्मकथा लिखने से मना कर दिया था, और उन्होंने लिखा था कि उसकी स्मृति पाथेय बनी है, उसकी ये चर्चित पंक्तियां हैं, स्मृति पाथेय बनी है थके पथिक के पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे, जीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी इस कंथा की, क्यों मेरी इस कंथा की। देखिए, तो इसमें कंथा है, कंथा कहते हैं कि जो एक गुदड़ी होती है जिसमें बिछाने के काम में जो लाई जाती है, जिसमें फटे पुराने जो पुराने कपड़े होते हैं उनको सिल करके उस गुदड़ी को बना लिया जाता है। उस गुदड़ी, इस कंथा का मतलब वो गुदड़ी है, यानी उसको उधेड़ करके जो मेरे जीवन की जो विडंबना है, जो कथाएं हैं, उनको मैं क्या कहूं, यानी उनमें कहने लायक कुछ नहीं है, और मैं चाहता हूं कि कोई एकाकी बनी रहें। तो इस प्रकार की पंक्तियां आपसे पूछ लेगा, उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक के पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखो क्यों मेरी इस कंथा की। ये पंक्तियां प्रसाद के लहर जो काव्य है उसमें है। और इन्होंने आगे लिखा था, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं, क्या यह ठीक नहीं, ठीक नहीं ये औरों की चिंता में मौन रहूं। तो देखिए, ये इस प्रकार की ये पंक्तियां थी। ये आत्मकथा के लिए प्रेमचंद को जयशंकर प्रसाद ने भेजी थी। उसकी स्मृति पाथी बनी है थके पथिक की पंथा की, सीमन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी इस कंथा की, यानी मेरी इस गुदड़ी की जो सीमन को उधेड़ करके जो मेरा छिपा हुआ है उसको क्यों उजागर कराना चाहते हो। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथा है आज कहूं, मेरा जीवन है छोटा सा है, उसकी इतनी बड़ी कथाएं मैं कैसे कह दूं। क्या यह ठीक नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन न हूं, क्या मेरे लिए यह उचित नहीं है कि मैं औरों की सुन करके और मौन रह करके औरों की सुनता रहूं। तो इस प्रकार से जयशंकर प्रसाद ने अपनी आत्मकथा नहीं लिखी थी। और ऐसा बताया जाता है कि संकोची स्वभाव के थे जयशंकर प्रसाद, कहीं सार्वजनिक रूप से जो आयोजन होते थे उसमें ये जाया नहीं करते थे। तो खैर छोड़िए, थोड़ा इसमें निम्नलिखित में देखिए, प्रभाकर माछी और डॉक्टर विनय मोहन शर्मा ने छायावाद का प्रवर्तक किसे माना है। तो आइए, थोड़ा विषयांतर हो गया। शुक्ल गुप्त पांडे चुने नंद चुन लिए पंत, इसको देखिए लिखिए तो इससे आपको पता चलेगा कि शुक्ल गुप्त पांडे चुने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, मैथिली शरण गुप्त और ये
पांडे यानी मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक माना, नंद दुलारे वाजपेयी ने पंत को माना, प्रभु से प्रभाकर माचवी, विनय मोहन शर्मा ने माखन लाल चतुर्वेदी को माना, इलाचंद जोशी ने शंकर यानी जयशंकर प्रसाद को माना, और इलाचंद जोशी के साथ शिवनाथ शुक्ल ने भी प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना है। और देखिए जो इलाचंद जोशी है, इलाचंद जोशी यूपी हायर एजुकेशन का जो विज्ञापन संख्या 50 है, विज्ञापन संख्या 50 में या 51 में जो पाठ्यक्रम लगा हुआ है, इलाचंद जोशी ने बड़ा ये प्रश्न बन सकता है कि महादेवी वर्मा का एक रेखा चित्र है मेरा परिवार, जिसमें 7 रेखा चित्र संकलित किए गए हैं। तो उन 7 की जो भूमिका है, भूमिका उच्छ्वास नाम से इलाचंद जोशी ने ही लिखी है। तो ध्यान रखिए, इलाचंद जोशी ने इलाचंद जोशी ने महादेवी वर्मा के रेखा चित्र मेरा परिवार की भूमिका उच्छ्वास शीर्षक से लिखी है। इसमें 7 रेखा चित्र हैं। पूछा जा सकता है 7 रेखा चित्र हैं, जिसमें गिल्लू है, सूना है, गोरा है, ऐसे रेखा चित्र हैं इसमें। और इनके जो महादेवी वर्मा के जो संस्मरण रेखा चित्र हैं, ये क्रम से कई बार पूछ लिए जाते हैं। महादेवी वर्मा के संस्मरण जो रेखा चित्र हैं वह कैसे हैं? तो अतीत के स्मृति पथ पर ऐसे याद करिए, अतीत के स्मृति पथ पर मेरा परिवार महादेवी के साथ चला। देखिए यहां से आप ये देख सकते हैं कि अतीत के स्मृति पथ पर मेरा परिवार महादेवी के साथ चला। तो यहाँ से ये एक बार यूजीसी नेट की परीक्षा में पूछा गया था कि बताइए इनके जो संस्मरण रेखा चित्र हैं महादेवी वर्मा के, उनको कालक्रम से लगाइए। तो इनके जो अतीत से बनेगा, अतीत के चलचित्र ये 1941 की कृति है, और स्मृति से बनेगा स्मृति की रेखाएं। तो देखिए अतीत के चलचित्र, अतीत से अतीत के चलचित्र और स्मृति से स्मृति की रेखाएं, और पथ पर यानी पथ के साथी, और मेरा परिवार इनका रेखा चित्र है। तो अतीत के स्मृति पथ पर मेरा परिवार महादेवी के साथ चला। तो अतीत से अतीत के चलचित्र, स्मृति से स्मृति की रेखाएं, पथ से पथ के साथी, और मेरा परिवार से मेरा परिवार। अब देखिए इनकी जो रचना है ये 1941 की कृति है, ये 1943 की कृति है, ये 1956 की कृति है, और ये 1972 की कृति है। तो देखिए ये मेरा परिवार क्योंकि पाठ्यक्रम में है हायर एजुकेशन के में, इसलिए पूछा जा सकता है कि बताइए मेरा परिवार का प्रकाशन वर्ष कब है? तो मेरा परिवार का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1972 है, और पथ के साथी 1956 की कृति है, स्मृति की रेखाएं 1943। अब देखिए यहाँ पर इस जो बीच वाले दो हैं, स्मृति की रेखाएं और पथ के साथी, ये तो संस्मरण के अंतर्गत आते हैं, और ये जो पहला वाला है ये रेखा चित्र है, और अंत वाला भी रेखा चित्र है। वैसे रेखा चित्र और संस्मरण के बीच में कई रेखा चित्र संस्मरणों में दिए हैं, कई संस्मरण रेखा चित्रों में दिए हैं, और इनकी जब हम संस्मरण गद्य की विधाओं के अंतर्गत जब बात करेंगे तो संस्मरण रेखा चित्र पर हम विस्तार पूर्वक विचार करेंगे। तो ये देखिए महादेवी वर्मा के संस्मरण रेखा चित्र है। आइए
तो प्रभाकर माचवे और डॉक्टर बेनमोहन शर्मा ने छायावाद का प्रवर्तक किसे माना है? माखनलाल चतुर्वेदी। 4 का डी विकल्प सही होगा। निम्नलिखित में से कौन ध्वनि विरोधी आचार्य नहीं है? देखिए, ध्वनि विरोधी आचार्यों की हम बात करें तो ध्वनि विरोधी आचार्यों में भट्टनायक, और भट्टनायक का जो ग्रंथ है हृदय दर्पण के नाम से जाना जाता है, और हम जानते हैं भट्टनायक साधारणीकरण के प्रवर्तक हैं। और भट्टनायक ने भुक्तिवाद का सिद्धांत दिया था। भरत मुनि के जो रस सूत्र था, विभावान भाव व्यवचारी संयोगादर्श निष्पत्ति, इसकी व्याख्या करने वाले जो 4 आचार्य हुए, उनमें सबसे पहले भट्ट लोलट, जिन्होंने उत्पत्तिवाद या उपचयवाद का सिद्धांत दिया, और दूसरे हुए शंकुक, और शंकुक ने अनुमितिवाद का सिद्धांत दिया, यानी अनुमितिवाद के आधार पर रस की व्याख्या की। और तीसरे जो हुए वो भट्ट शंकुक हुए, भट्ट लोलट, शंकुक, भट्टनायक, और जो तीसरे हुए भट्टनायक हुए, और भट्टनायक ने मुक्तिवाद का सिद्धांत दिया। और जो चौथे हुए अभिनव गुप्त, इन्होंने अभिव्यक्तिवाद का सिद्धांत दिया। तो यहाँ से आपसे पूछा है कि ध्वनि विरोधी आचार्य नहीं है, तो ध्वनि विरोधी आचार्यों में देखिए हम जानते हैं कि भट्टनायक ध्वनि विरोधी आचार्य थे, उन तक भी वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक हैं, और प्रतिहारेंदु ये भी ध्वनि विरोधी आचार्य हैं। लेकिन मम्मट, ये इनके ग्रंथ का नाम काव्य प्रकाश है, और ये मम्मट 11वीं शताब्दी के आचार्य हैं। और इनको मम्मट देखिए, मम्मट को ध्वनि प्रतिस्थापन परमाचार कहा जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए ध्वनि प्रतिस्थापन परमाचार किसे कहते हैं? मम्मट को कहा जाता है ध्वनि प्रतिस्थापन परमाचार। तो देखिए, एक प्रश्न रहा था, हम बात करें देखिए, इसमें हम बात करें हिंदी साहित्य का पंचांग, मिश्र बंधु विनोद को आचार्य शुक्ल ने बड़ा भारी कविवृत संग्रह कहा था। हिंदी साहित्य का पंचांग मिश्र बंधु विनोद को किसने कहा था? जानते हैं, डॉक्टर नामवर सिंह ने कहा था। ध्यान रखिए, अब हिंदी साहित्य का पंचांग इसलिए कहा था कि मिश्र बंधु विनोद में 4591 कवि हैं, यानी लगभग 5000, या एग्जैक्ट हम बात करें 4591 कवि हैं। और आचार्य शुक्ल ने भी स्वीकार किया है कि कवियों के परिचय मैंने प्राय मिश्र बंधु विनोद से लिए हैं। तो इस प्रकार से ये हिंदी साहित्य का पंचांग मिश्र बंधु विनोद को कहा जाता है, और ये कहने वाले जो आचार्य हैं वो आचार्य हैं नामवर सिंह। तो मम्मट को ध्वनि प्रतिस्थापन परमाचार्य कहा जाता है। और जो ध्वनि विरोधी आचार्य हैं, तो ध्वनि वादी जो आचार्य हैं उनकी हम बात करें तो ध्वनिवादी आचार्य, जैसा कि हम जानते हैं, आनंद वर्धन ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक हैं, और अभिनव गुप्त ने ध्वन्यालोक रुचन नामक ग्रंथ लिखा था, जो आनंद वर्धन के ग्रंथ ध्वन्यालोक की टीका है। और मम्मट, ये ध्वनिवादी आचार्य माने जाते हैं। अगर हम बात करें ध्वनि विरोधी आचार्यों की, तो ध्वनि विरोधी आचार्य, तो देखिए ध्वनि विरोधी आचार्य को हम देख सकते हैं। ध्वनि विरोधी भट्टनायक ने कुंती पुत्र धनंजय की मुकुल महिमा का वर्णन किया। तो देखिए, यहां से हम देख सकते हैं कि
जो ध्वन विरोधी आचार्य हैं भट्टनायक हैं, और भट्टनायक का जो ग्रंथ है हृदय दर्पण है, और कुंती से कुंतक ये भी ध्वन विरोधी आचार्य हैं, और पुत्र से प्रत्यहारेंदु भी ध्वन विरोधी आचार्य हैं। धनंजय और इनके साथ धनिक, ये दोनों ध्वनि विरोधी आचार्य हैं। और साथ ही मुकुल भट्ट भी ध्वनि विरोधी आचार्य है। और महिमा से महिम भट्ट भी ध्वनि विरोधी आचार्य है। तो यहाँ से ध्वनि विरोधी आचार्यों की ये प्रश्न आता रहता है कि बताइए ध्वनि विरोधी आचार्य कौन है। तो भट्ट नायक ने कुंती पुत्र धनंजय की मुकुल महिमा का वर्णन किया। तो भट्ट नायक कुंती से कुंतक, पुत्र से प्रत्यहारेंदु, धनंजय से धनंजय, और धनंजय के साथ ही धनिक का नाम आता है। मुकुल भट्ट और महिम भट्ट ये ध्वनि विरोधी परमाचार है। तो इसका जो सही विकल्प होगा 5 का बी होगा। आगे देखिए, सूरदास के संबंध में निम्नलिखित कथनों को आलोचकों के साथ सही मिलान करें। बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा। बाल कृष्ण की चेष्टाओं में कवि कमाल की होशियारी एवं सूक्ष्म निरीक्षण का परिचय देता है। न उसे शब्दों की कमी है, न अलंकारों की, न भाव की, न भाषा की। ऐसा किस आलोचक ने कहा है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। सूरदास संगीत के जीते जागते उदाहरण थे, ये किसने कहा है? सूर बात्सल्य है और बात्सल्य सूर है। और देखिए, बात्सल्य रस का कोना कोना झांका है, ऐसी बात कौन करते हैं? सूर सागर कृष्ण चरित्र का महाकाव्य है। ये सूरदास के संबंध में ये कुछ आलोचकों के कथन हैं जो पूछे जाते रहे और हमें पता होना चाहिए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सूरदास नाम से सबसे प्रथम जो आलोचनात्मक कृति हजारी प्रसाद द्विवेदी की है वह सूरदास नाम से लिखी थी उन्होंने 1936 में। तो यहाँ से देखिए, बाल कृष्ण की चेष्टाओं में कवि कमाल की होशियारी एवं सूक्ष्म निरीक्षण का परिचय देता है। न उसे शब्दों की कमी है, न अलंकारों के बीच में अलंकारों की, न भाव की, न भाषा की। और अलंकार शास्त्र उसके सामने हाथ जोड़े हुए खड़ा रहता है, ऐसा कथन कहने वाले ये ऐसा कथन कहते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। और कबीरदास के संबंध में भी उन्होंने उस कबीर का भाषा पर जो अधिकार था, जबरदस्त अधिकार था, ऐसा कहते थे। और कुछ इसी प्रकार की पंक्तियां आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर के लिए किए थे। कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। उन्होंने वो जिस शब्द को जिस रूप में कहना चाहते थे भाषा से उसे कहलवा दिया करते थे। बन गया तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। भाषा उनके सामने कुछ असहाय सी या लाचार सी नजर आती है। तो ऐसा यहाँ पर भी देखिए, बाल कृष्ण की चेष्टाओं में कभी कमाल की होशियारी एवं सूक्ष्म निरीक्षण का परिचय देता है। न उसे शब्दों की कमी है, न भाव की, न भाषा की। अलंकार शास्त्र हाथ जोड़े खड़ा रहता है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। सूरदास संगीत के जीते जाते उदाहरण थे, ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा की प्रसिद्ध चर्चित कथन है। सूर बात्सल्य है और बात्सल्य सूर है। बात्सल्य रस का कोना कोना झांका है, ये कहने वाले आचार्य शुक्ल हैं। इसका एक आचार्य शुक्ल सही होगा। सूर सागर कृष्ण चरित्र का महाकाव्य है, विजयेश्वर वर्मा की ये कथन है चर्चित। तो इस प्रकार से इसका जो सही विकल्प होगा वह विकल्प होगा 2 और 3, 1, 4। 2, 3, 1, 4 ये विकल्प इसका सही होगा। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भाग। देखिए, उसी प्रकार से जिस प्रकार से हजारी प्रसाद द्विवेदी का पहला आलोचनात्मक ग्रंथ सूरदास 1936 में लिखा गया था, उसी प्रकार से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शुक्ल गुसाई जायसी ब्रह्म रहस्य इतिहास बीथी की चिंता मिटी रस की चिंता खास। तो इन्होंने भी गुसाई यानी गोस्वामी तुलसीदास, और फिर उसके बाद जायसी की ग्रंथावली की भूमिका 1923, 1924 और 1925 में इन्होंने भ्रमर गीत सार का संपादन किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और फिर उसके बाद ब्रह्म रहस्य इतिहास यानी भ्रमरदूत जो सार है वो 1925 में लिखा है। और फिर काव्य में रहस्यवाद इन्होंने लिखा था 1929 में। 1929 में ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन होता है। और विचार बीती 1930 की रचना है। और फिर चिंतामणि जो पहला भाग है जिसमें
जो विचार वीथी का ही परिवर्तित रूप है चिंतामणि भाग फर्स्ट। विचार वीथी 13 निबंध थे, 1930 में प्रकाशन वर्ष होता है, और चिंतामणि भाग फर्स्ट 1939 में आचार्य शुक्ल ने ही संपादन किया था। 4 निबंध जोड़ करके 17 निबंध हैं। उसके अंतर्गत 10 मनोविकार संबंधी निबंध हैं जिनकी हमने चर्चा की पिछली क्लास में। और फिर उसके बाद में जो दूसरा चिंतामणि भाग 2 है, चिंतामणि भाग 2 विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने उसका संपादन किया है, और उसमें मात्र केवल 3 ही निबंध हैं। फिर उसके बाद में जो तीसरा है चिंतामणि भाग 4 1983 की कृति है, और डॉक्टर नामवर सिंह ने उसका संपादन किया है, और उसमें 21 निबंध हैं। और चौथी है जो कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह ने किया है, 2004 की कृति है, तो उसमें सबसे ज्यादा 47 निबंध हैं। तो ये ध्यान रखने वाली चीजें हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतेंदु का अनुदित नाटक नहीं है? अनुदित नाटक की अगर हम बात करें तो भारतेंदु के जानते हैं हम अनुदित नाटक और मौलिक नाटक, इन्होंने कुल 17 नाटकों की रचना की, जिसमें रत्नावली और एक सती प्रताप इनके अधूरे नाटक हैं। और राधा कृष्ण दास और ब्रज रतन दास ने इनका पहले नाटक जो अधूरा था वह एक प्रवास नाम से भी एक नाटक लिखा था। तो इसमें भारतेंदु के जो अनुदित नाटक हैं और जो मौलिक नाटक हैं उनसे संबंधित प्रश्न अक्सर करके परीक्षा में आया करता है। तो इनके जो अनुदित नाटक हैं उन अनुदित नाटकों को अगर हम देखें, अनुदित नाटक नहीं है तो यहाँ पर विद्यारूपी, रत्न पाकर, धनवान, कर्पूर मंजरी की जननी को राक्षस से मुक्त कराना दुर्लभ है। तो यहाँ से हम ये इनके जो अनुदित नाटक हैं, विद्या सुंदर 1868 की कृति है, चौर 50 का ये अनुवाद है। दूसरा रत्न से रत्नावली, ये भी 1868 की कृति है। पाकर से पाखंड विखंडन 1972 की कृति है। धनवान से धनंजय विजय 1973 की कृति है। और कर्पूर मंजरी ये भी इनका अनुदित नाटक है। सबसे पहले इन्होंने अनुदित नाटक लिखे थे, फिर इसके बाद में मौलिक नाटकों की शुरुआत होती है। सबसे पहला नाटक इनका विद्या सुंदर था। अगर पूछ लिया जाए, चाहे वह अनुदित की बात करे या फिर उनके नाटक की बात करे, तो भारत जननी 1977 की कृति है। तो ये क्रम से भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। और राक्षस से अगर हम बात करें तो मुद्रा राक्षस, ये 1978 की कृति है। विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस का अनुवाद है। और ये दुर्लभ से दुर्लभ बंधु या वंशपुर का महाजन, ये 1880 की कृति। देखिए सारी ये 1900 नहीं है, सारी कृतियां जो 1800 की हैं। 1885 में तो निधन हो गया था भारतेंदु हरिश्चंद्र का, 1850 में जन्म हुआ था। तो दुर्लभ बंधु ये शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का यानी अंग्रेजी नाटक का ये अनुवाद है। तो इसमें देखिए विद्या सुंदर है, रत्नावली है, पाखंड विखंडन है, लेकिन चंद्रावली नहीं है। और धनंजय विजय देखिए व्यायोग है, और कर्पूर मंजरी ये षटक हैं जिनकी हमने बात की थी पिछली कक्षाओं में। तो यहाँ से इसका जो सही विकल्प होगा सी होगा, 7 का सी। भीष्म साहनी के उपन्यासों का सही काल क्रम क्या होगा? तो भीष्म साहनी के उपन्यासों में जो सही काल क्रम है उसको हम देखें तो भीष्म साहनी के जो उपन्यास हैं, झरोके, कड़ियां, तमस, बसंती, ये देखिए सबसे पहला जो उपन्यास है वो झरोके था। और झरोके का जो प्रकाशन वर्ष है वह 1967 था। तो देखिए ये 1967 की कृति है।
और कड़ियाँ 1970 की कृति है और तमस 1973 की कृति है। और बसंती, ये देखिए तमस और बसंती जो भीष्म साहनी के उपन्यास हैं काफी चर्चित हैं। बसंती यूपी हायर एजुकेशन के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है और जिसका प्रकाशन वर्ष 1980 है। और तमस भी इनका चर्चित उपन्यास है। तो ये उपन्यास पूछ लिए जाते हैं। तो भीष्म साहनी के उपन्यासों का जो सही क्रम है वह झरो कड़ी, झरो कड़ी और तमस बसंती, ये क्रम है। झरो कड़ी और तमस बसंती, मैया कुंतो नल दमयंती। ये देखिए भीष्म साहनी के जो नाटक हैं, भीष्म साहनी के जो सॉरी उपन्यास हैं, उपन्यासों का क्रम है झरो कड़ी और तमस बसंती, मैया कुंतो नल दमयंती। झरो, झरो के कड़ी, कड़ियां, और तमस, तमस बसंती, बसंती, मैया, मैया दास की माड़ी, कुंतो और नल से इसमें नीला, नीलू, नीलमा, नीलूफर। ये झरोखे, झरो से बनेगा। और झरोखे का जो प्रकाशन वर्ष है वह 1967 है। दूसरा जो उपन्यास है कड़ियां, और कड़ियां का जो प्रकाशन वर्ष है 1970 है। तीसरा जो उपन्यास है तमस, और तमस का उपन्यास, इसका प्रकाशन वर्ष 1973 है। चौथा बसंती, और बसंती का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1980 है। ये देखिए महत्वपूर्ण है। बसंती, आपसे पूछा जा सकता है कि बसंती का जो प्रकाशन वर्ष है वह कब है, तमस का प्रकाशन वर्ष कब है। प्रकाशन वर्ष दे करके और उपन्यास दे करके ये आपसे मिलान के लिए भी पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान रखिए कि यहाँ से ये उपन्यास इनके महत्वपूर्ण हैं। और इसके बाद मैया दास की माड़ी है। मैया से मैया दास की माड़ी, मैया दास की माड़ी। और कुंतु से कुंतु उपन्यास है। और यहां से नल से बनेगा नीलू, नीलमा, नीलूफर। और ये इनका अंतिम उपन्यास माना जाता है, नीलू, नीलमा, नीलूफर। इसका प्रकाशन वर्ष 2000 है और इसका प्रकाशन वर्ष 1988 है। और ये 1988 प्रकाशन वर्ष है मैया दास की माड़ी का। और इसका 1993 प्रकाशन वर्ष है। तो यहाँ से ये हम देख सकते हैं झरो कड़ी और तमस बसंती, मैया कुंतो नल दमयंती। तो इससे जो क्रम है वो झरो के कड़िया, तमस और बसंती का बनेगा। 8 का सही विकल्प है। आइए देखते हैं निम्नलिखित में से प्रेमचंद के उपन्यासों के अनुवाद के संबंध में असंगत का चयन कीजिए। देखिए प्रेमचंद का जो सेवा सदन है, सेवा सदन, ये बाजार हुस्न उर्दू उपन्यास था। पहले प्रेमचंद उर्दू में लिखा करते थे और फिर उसके बाद हिंदी में उसका अनुवाद करते थे। तो ये कुछ उर्दू के उपन्यास थे जिनका फिर अनुवाद इन्होंने, प्रेमचंद ने हिंदी में किया था। तो उनके कौन से उपन्यास हैं जिनका अनुवाद इन्होंने किया था, तो उनकी अगर हम बात करें तो देखिए सेवा सदन, सेवा सदन, बाजार हुस्न, प्रेमाश्रम, गोसियापित, वरदान, जलवाए, ईसार, संबंध व असंगत का कसन। और रंगभूमि, रंगभूमि देखिए हम खुरमा व हम सबाब। ये इसका जो अनुवाद किया गया था वह प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह, इस नाम से इसका अनुवाद किया गया था। और रंगभूमि, ये जो उर्दू में मूल नाटक था, चौगाने हस्ती इसका नाम था, चौगाने हस्ती। वो इसमें जो गलत विकल्प है वह डी विकल्प है। तो इसको देखिए अगर हम देखना चाहें कि इनके जो उपन्यास हैं उनका जो प्रकाशन वर्ष है, प्रकाशन वर्ष को अगर हम देखें
तो अगर इनके मूल जो उपन्यास हैं उर्दू के, और जैसा कि हम जानते हैं कि जो कायाकल्प उपन्यास था, पहली बार कायाकल्प उपन्यास प्रेमचंद ने हिंदी में लिखा था। उससे पहले के जो भी उपन्यास हैं वो उपन्यास प्रेमचंद पहले उर्दू में लिखते थे, ध्यान रखिए। तो पूछा जा सकता है कि बताइए प्रेमचंद ने कौन सा उपन्यास सबसे पहले हिंदी में लिखा, कायाकल्प लिखा था। और इनके जो उपन्यासों का कालक्रम है, कालक्रम भी पूछ लिया जाता है। तो सेवा, प्रेम, रंग और काया, निर्मल गो का दान कराया, तो वो गोदान बाद की कृति है। सेवा सदन 1918 की कृति है। तो इसमें देखिए यहां से प्रेमचंद के अनुदित उपन्यास, अनुदित यानी उर्दू से हिंदी में, सेवा करूं बाजार में हुआ प्रेमागोश, भर दे ईश्वर रंग दे चौगाने का जोश। तो यहाँ से जो हिंदी का उपन्यास है और उर्दू उपन्यास, उसको हम देखें तो सेवा से सेवा सदन हिंदी में ये अनुदित हुआ था, और मूल नाटक था वो बाजार हुस्न था, बाजार से बाजार हुस्न। सेवा करूं बाजार में हुआ प्रेम आगोश, यानी प्रेम से प्रेमाश्रम था और प्रेमाश्रम से घोष ये आफियत। ये मूल उर्दू उपन्यास था और उसका अनुवाद हिंदी में प्रेमाश्रम नाम से किया था। बर्दे यानी वरदान, वरदान हिंदी का उपन्यास था। और ईश्वर से बनेगा इसमें जलवा ईसार, जलवा ए ईसार। और रंग से रंगभूमि, और रंगभूमि हिंदी का ये नाटक था, 1925 की कृति है। और ये चौगाने हस्ती, इसका जो उर्दू नाम था वो चौगाने हस्ती था। और इनका एक उपन्यास है गबन, और गबन पहले लिखा गया था उर्दू में कृष्णा नाम से। और एक इनका प्रेमा उपन्यास है, प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह। दो सखियों का विवाह, ये हम खुरमा व हम स्वभाव का अनुवाद है। तो ये प्रेमचंद के कुछ उर्दू के उपन्यास हैं जिनका हिंदी में इन्होंने अनुवाद किया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए बाजार हुस्न का हिंदी अनुवाद क्या है, सेवा सदन है। गोशी आफत का हिंदी अनुवाद प्रेमाश्रम है। जलवाए ईसार का वरदान है। चौगाने हस्ती का रंगभूमि है। कृष्णा का गबन है। हम खुरमा हम स्वभाव का प्रेम अर्थात दो सखियों का विवाह है। तो इसमें देखिए आगे देखिए निम्नलिखित में से, तो इसमें जो सही विकल्प होगा सेवा सदन, बाजार हुस्न का, प्रेम आश्रम, गोशी आफियत का, वरदान जलवाए ईसार का है, और रंगभूमि ये असुमेलित है। 9 का सही विकल्प डी होगा। निम्नलिखित में से संगत का चयन करिए। इंशाअल्लाह खां ब्रज और अवधी को गमारी भाषा कहते थे। देखिए ये कथन ठीक है। इंशाअल्लाह खां, इन्होंने रानी केतकी की कहानी लिखी थी। ये हिंदी के जो 4 उन्नायक हुए हैं, 4 उन्नायकों में ये हिंदी जो खड़ी बोली गद्य के प्रवर्तकों में इनका नाम आता है। जो 4 उन्नायकों में इंशाअल्लाह खां और सदल मिस्र
और लल्लू लाल, ये 4 थे। ईसा अल्लाह खां ब्रज और अवधि को गमारी भाषा कहते। तो ईसा अल्लाह खां ने जिस प्रकार की जो रचना की थी, तो उसमें इन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं 3 तरह के शब्दों को नहीं रखूंगा। और वो 3 तरह के शब्द कौन से थे? एक तो बाहरी भाषा के शब्द, जिसमें अरबी, फारसी और तुर्की, अरबी, फारसी और तुर्की बाहरी भाषा के शब्दों को नहीं रखूंगा। और दूसरा, इन्होंने गमारी भाषा के शब्दों को नहीं रखूंगा, गमारी भाषा। और गमारी भाषा में इन्होंने ब्रज और अवधि के शब्दों की बात की थी। और तीसरी, इन्होंने भाकापन, यानी भाकापन का मतलब संस्कृत के शब्द नहीं रखूंगा, ऐसी बात की थी। तो इंशाअल्लाह हम ब्रज और अवधि को गमारी भाषा कहते थे, ये बात ठीक है। सदर मिस्र उर्दू को यामनी भाषा कहकर उसे छोड़ने की बात कहते हैं। देखिए, सदर मिस्र बिहार आरा के थे, और सदर मिस्र की जो भाषा है वह कुछ बिहारी का पुट लिए हुए, यानी पूर्वी भाषा है। तो ये यामनी भाषा कहकर सदर मिस्र ने उसे छोड़ने की बात नहीं कही थी, ये कही थी लल्लू लाल ने। और लल्लू लाल ने ये बात, इनका ग्रंथ था प्रेम सागर, प्रेम सागर में कही है। तो लल्लू लाल ने उर्दू को यामनी भाषा कहकर उसे छोड़ने की बात कही है। और एक दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि खड़ी बोली शब्द का प्रयोग, खड़ी बोली शब्द का प्रयोग सबसे पहले लल्लू लाल ने किया था। और लल्लू लाल ने कहा किया था? इसी प्रेम सागर में किया था, ध्यान रखिए, प्रेम सागर में कहा था। और प्रेम सागर में ही लल्लू लाल ने उर्दू को यामनी भाषा कहा है। गारजदा साथी हिंदी को भद्दी बोली कहते थे। गारजदासी उर्दू के पक्षपाती थे, हिंदी के विरोधी थे। लेकिन जो पिंकाट साहब हैं वो हिंदी के प्रबल पक्षधर थे। सर सैयद अहमद खां हिंदी को गमारू बोली कहते थे, ये भी बात ठीक है, लेकिन ये गलत है। और ध्यान रखिए, जैसा कि हम जानते हैं, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने खड़ी बोली बोलने वालों को हट्टी और मूर्ख कहा था। पदम सिंह शर्मा ने जो खड़ी बोली है, खड़ी बोली को नीरस और कर्णकटु कहा था। ध्यान रखिए। पदम सिंह शर्मा ने खड़ी बोली को नीरस और कर्णकटु कहा। और जगन्नाथ दास रत्नाकर ने खड़ी बोली के समर्थकों को हट्टी और मूर्ख कहा। तो इसका जो सही विकल्प होगा बी होगा 10 का। आगे देखिए, अधोलिखित आचार्यों का उनके काल क्रमानुसार आरोही क्रम है। देखिए, ये हमने कई बार इसकी चर्चा की है, और ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है कि जो भरत मुनि है, भरत मुनि से लेकर के जो जगन्नाथ हैं, पंडित राज जगन्नाथ, और पंडित राज जगन्नाथ ये 17वीं शताब्दी के अंतिम संस्कृत आचार्य माने जाते हैं। और इनकी चर्चा हमने की है। भरत भाम दंडी उठे, बामन रूठे आए, शेखर भी अभी क्रुद्ध है, धन्य भोज भट्टाए, धन्य भोज भट्टाए, करो मम क्षमा ही देवा, मैं करूं विश्व को दक्ष, जगत की करके सेवा। तो जगन्नाथ सबसे बाद में आते हैं। हम जानते हैं कि दंडी हैं, ये 7वीं शताब्दी के हैं। बामन हैं, बामन 8वीं शताब्दी के हैं। और मम्मट 11वीं शताब्दी के हैं। विश्वनाथ ये 14वीं शताब्दी के हैं। और जगन्नाथ ये 17वीं शताब्दी के हैं। तो इनका पहला ही विकल्प सही होगा, ये सभी जानते हैं, 11 का ही। कामायनी के संदर्भ में असंगत कथन को चिन्हित कीजिए। यह कृति अभेद मूलक अद्वैतवाद का संकनाद करती है। देखिए, ये बात ठीक है। हिमगिर के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिखर की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रबल प्रलय प्रवाह। ऊपर हिम था, नीचे जल था, एक सघन था, एक विरल, एक तत्व की ही प्रधानता, जिसे
कहो जड़ या चेतन। देखिए तो जड़ या चेतन एक ही तत्व की प्रधानता यानी अद्वैतवाद का संकलन कर रही है, बात ठीक है। यह नारी सृष्टि के लिए संजीवनी है। यहाँ पर प्रसाद जी ने बुद्धिवाद के ऊपर, बुद्धि के ऊपर जो हृदय की विजय दिखाई है, तो ये भी नारी सृष्टि श्रद्धा को ही काम गोत्रजा कामानी के रूप में यहाँ पर उद्घाटित किया गया है। तो नारी सृष्टि के लिए संजीवनी, ये बात ठीक है। यह कृति, इस कृति में मानवीय संवेगों का उदात्तीकरण नहीं है। देखिए उदात्तीकरण है, ये बात गलत है। यह शाश्वत जीवन और मानुष कल्याण का काव्य है। देखिए समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतनता एक बिलसती आनंद खंड घना था। तो ये जीवन और मानुष कल्याण का काव्य है, ये ठीक है। तो इसमें ये ठीक है और सी इसमें असंगत है। असत्य कथन का चयन कीजिए, 12 का सी। भरतमुनि के रसूत्र की अनुमतिवाद पर आधारित व्याख्या किस आचार्य की है? देखिए अभिनव गुप्त ने अभिव्यंजनावाद, भट्ट नायक ने मुक्तिवाद, भट्ट लोलट ने उत्पत्तिवाद, उत्पत्तिवाद या उपचयवाद भी कहते हैं, उपचयवाद के आधार पर की। और शंकुक ने अनुमिति वाद के आधार पर भी। जानते हैं हम 13 का डी विकल्प होगा। और साधारणीकरण के जो प्रवर्तक हैं भट्ट नायक हैं। ये प्रश्न आता रहता है कि साधारणीकरण के प्रवर्तक कौन है? 13 का। निम्नलिखित कवियों को उनके जीवन काल अनुसार आरोही क्रम में सजाइए। तो देखिए हम जानते हैं कि ये केशव वाला विकल्प ये तो हो नहीं सकते, केशव सबसे पहले, और केशव को रीत काल का प्रवर्तक माना जाता है, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि को रीत काल का प्रवर्तक मानते हैं। तो इसमें सेनापत भी रीत काल के जो प्रथम आचार्य थे, तो ये प्रथम आचार्य हैं। रीत काल के जो प्रारंभ के आचार्य थे, प्रारंभ के कवि थे, सेनापति उनमें हैं। और देव और पद्माकर देखिए अंत में है, तो ये पहला विकल्प होगा। और वैसे भी इनका जो क्रम है, सबसे पहले केशव को लेते हैं, जो इनका 1555 के आसपास इनका जन्म हुआ था। सेनापति आते हैं और बिहारी 1595 में बिहारी चिंतामणि, मतीराम, जसवंत सिंह, ग्रंथ, नृप समूह, धनानंद, रसलीन, ये क्रम से है। गोप, गोप, देखिए केशव, सेनापत, बिहारी, चिंतामणि, मथुराम, जसवंत सिंह, जासवंत, नृपदेव, घनेरी है, रसलीन, गोप गोविंदा, गोविंद, रसिक गोविंद, रसिक गोविंद, गोप गोविंदा, बोधा, गोपद, बोधा, पद्माकर, गोपद ठाकुर, द्विजदेव। तो ये देखिए इनका क्रम है यहाँ से। तो केशव सेनापति पहले आएंगे, बिहारी, फिर चिंतामणि, मथुराम, जसवंत सिंह, ग्रंथ, नृपसमूह, घनानंद बाद में आएंगे। घनानंद नहीं है, रसलीन, गोप, रसिक गोविंद, बोधा, पद्माकर, पद्माकर ये बाद में आएंगे। तो पहला विकल्प ये ठीक है। संगति काव्य प्रकाश देखी मंबट का है, 11वीं शती का। काव्य आदर्श दंडी का है। काव्य अलंकार सूत्र वामन का है, ये ठीक है। काव्य अलंकार देखिए ये भामह का है और रुद्रट का भी है, ये इसी नाम से ग्रंथ। तो सी सही होगा 15 का।
निम्नलिखित कथनों में असंगत का चयन करें। व्यक्ति को जब तक भोजन करने का अधिकार नहीं मिलता जब तक वह पर्याप्त श्रम न करे, यह विचार गांधी का है। देखिए गांधी का विचार है, ठीक है। अंबेडकर का मानना था कि पूंजीपति खुद को अपनी संपदा का मालिक नहीं सिर्फ न्यासी समझे और अपनी जरूरत भर का उपयोग करते हुए शेष धन को समाज के वंचित वर्गों में कल्याण में लगाए। ये ट्रस्टीशिप की जो अवधारणा थी गांधी की थी, इनकी नहीं थी, तो ये गलत है। अंबेडकर भारतीय समाज की सभी समस्याओं को केंद्र जातिगत भेदभाव मानते थे, ये ठीक है। गांधी तो मार्क्स के पास सीखने के लिए बहुमूल्य कोर्स है, ये कथन डॉक्टर रामानुज लोहिया का, ये भी ठीक है, ये भी इसका असंगत है, 16 का भी सही होगा। रैदास के गुरु, रैदास किसके गुरु थे? मीरा के गुरु थे, जानते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा एक कवि लक्षण ग्रंथकार नहीं है? देखिए हम जानते हैं कि घनानंद ये रीत काल में 3 प्रकार के कवि हुए, रीतिबद्ध, रीत सिद्ध और रीत मुक्त। तो रीत मुक्त के अंतर्गत घनानंद, बोधा, ठाकुर इनका नाम आता है। तो ये रीत मुक्त कवि थे। चिंतामणि, सेनापति और मथुराम ये लक्षण ग्रंथकार थे, यानी जिन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखते हुए और उनके उदाहरण दिए, तो वो लक्षण ग्रंथकार कहलाए। तो ए विकल्प सही होगा। संगत युग्म का चयन कीजिए। रामानुजाचार्य का जो मत था ये विशिष्टाद्वैतवाद था, विशिष्टाद्वैतवाद, ये गलत है। निम्बाचार का द्वैतवाद था, ये ठीक है। बल्लवाचार का शुद्धाद्वैतवाद था, शुद्धाद्वैतवाद। तो ये कई बार पूछ लिए जाते हैं। मध्वाचार का ये जो था वो द्वैतवाद था। तो इसका जो सही विकल्प है बी है। 19 का भी सही करिए। आगे देखिए काल क्रमानुसार निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम है। तो देखिए ये मैंने पिछली प्रश्नोत्तरी में ये महत्वपूर्ण है विद्यानिवास मिश्र के, और इनकी जो निबंध हैं वो महत्वपूर्ण है। तो विद्यानिवास के जो निबंध हैं जिनकी हमने चर्चा की थी कि छां कदम के पेड़ की, चंदन का अंगार, सिलबट्टा मेरे राम का, परम कटीली डार, परम कटीली डार कौन तू भ्रमर तमारा, अंगद और शेफाल श्रीशगिर गांधी वाला। तो वहां से हम इनको देख सकते हैं कि सबसे पहले इन्होंने चितवन की छां, इनका पहला निबंध माना जाता है, चितवन की छां। और फिर हल्दी, धूप, और फिर कदम की डाल, और फिर तुम चंदन हम पानी, फिर आंगन का पंछी और बंजारा मन, सिलबट्टा यानी मैंने सिल पहुंचाई, और बसंत आ गया कोई उत्कंठा नहीं, और मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। ये और इसके बाद परम कटीले तार यानी परंपरा बंधन नहीं, और कटीले तारों के आर पार, और परम कटीले तार कौन तू भ्रमर तमाला, भ्रमरानंद के कौन तू फुलवा बीनन हारी, और भ्रमरानंद के पत्र और तमाल के झरोके से, और अंगद की नीति और शेफाली झर रही है, अंगद और शेफाल सिरिस, सिरिस की याद आई, गिर गिर रहा है आज पानी, और गांधी का करुण रस, और भाव पुरुष श्री कृष्ण, ये लास्ट की कृति है। तो इसका 20 का ए सही होगा। प्रगतिवाद सामूहिकता वर्ग संघर्ष सर्वहारा की विजय को लेकर चला, क्योंकि वह मार्क्सवाद पर आधारित था। देखिए प्रगतिवाद मार्क्सवाद का ही साहित्यिक संस्करण है, ये हम जानते हैं, दोनों ठीक हैं। 21 का भी सही विकल्प होगा। प्रस्तुत काव्य पंक्ति के रचयिता का नाम चिन्हित की, कितने हृदयों के मधुर मिलन क्रंदन करते बन बिरह कोक। देखिए ये कामायनी की पंक्ति है और ये इड़ा सर्ग से ली गई है। कामायनी इड़ा सर्ग, तो इसमें ये प्रसाद की कृति है। 22 का सी विकल्प होगा। रामचरितमानस के उत्तरकांड के संबंध में असत्य कथन का चयन की, इसमें राम के लोकाश्रयी आनंद का चित्रण। देखिए लोकाश्रयी आनंद का चित्रण नहीं है, इनके लोक मंगल की भावना है इसमें, तो ये गलत है। यह कवि की कालजयी रचना का समापन बिंदु हम जानते हैं कि ये रामचरितमानस का उत्तरकांड, ये 7वां कांड अंतिम कांड है, तो समापन बिंदु है। इसमें शैव एवं वैष्णव बताऊंगा श्रवण में दृष्टिगत होता है, हाँ दृष्टिगत होता है, जहां पर राम जब लंका के लिए जाते हैं तो वहां पर शिव की पूजा करते हैं, और शिव भी कहते हैं कि शिव द्रोही मम भक्त कहावा, उस समय कहते हैं कि शिव द्रोही मम भक्त कहावा, ते नरमोह सपने न भावा।
यानी शैव और वैष्णव का समन्वय दृष्टिकोण होता है। इस कांड में कवि ने विभिन्न समस्याओं का उचित एवं सर्वग्राही समाधान दिया है। तो इसमें जो मुगल काल की तत्कालीन संस्कृति और समाज था उसका चित्रण इसमें किया गया है। तो इसमें ए असंगत है 23 का ए। असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। श्रद्धा कामानी का तीसरा सर्ग है। हम जानते हैं कि सबसे पहले चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्षा, पीड़ा, शब्द, संघर्ष, विवेक, दर्शन, रहस्य और आनंद। ये 15 सर्ग हैं इनके। तो तीसरा सर्ग है, ये ठीक है, ये ठीक है। राम की शक्ति पूजा राम कथा से संबंधित है। देखिए 1936 की कृति राम कथा से संबंधित। कुकुरमुत्ता में छायावादी शब्दावली का निषेध है। देखिए ये भी बात ठीक है। ये कुकुरमुत्ता प्रगतिवादी रचना है, प्रगतिवादी तत्वों से उत्प्रेरित है। अंधेरे में कविता चांद का मुंह टेढ़ा में संकलित नहीं है। जब चांद का मुंह टेढ़ा में संकलित है, ये मुक्त बोध के चांद का मुंह टेढ़ा, और दूसरा इनका भूरी भूरी खाक धूल, ये दो संकलन हैं। तो इसमें डी विकल्प इसका सही होगा, 24 का डी। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? आया घोष बड़ो व्यापारी, लाद खेत गुण ज्ञान जो कि ब्रज में आय उतारी। यहाँ गोपियां उद्धव पर व्यंग करती हैं। देखिए ये बात ठीक है, यहाँ गोपियां उद्धव पर व्यंग करती है। प्रथम पंक्ति में श्लेष अलंकार देखिए कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है। श्लेष का अर्थ होता है जहां पर काव्य में कोई भी शब्द एक बार आए लेकिन उसके कई अर्थ निकले, और यहाँ पर आया घोष बड़ो व्यापारी, और ये यहाँ पर उद्धव पर व्यंग करती हुई गोपियां कहते हैं कि घोष, घोष माने अहिरों की बस्ती में, इस अहिरों की बस्ती में एक बड़ा भारी व्यापारी आ गया है। लाद खेप गुण ज्ञान जो कि ब्रज में आता है। उसने खेप, खेप यानी उस माल का बोझ, बोझ उतार करके इस ब्रज में आकर के उतार दिया है। तो ये इसमें व्यंग कर रही है। ब्रज भाषा का प्रयोग हम जानते हैं कि ये सूरदास की ब्रज भाषा के कवि थे। यहाँ खेप का अर्थ माल का बोझ है, ये ठीक है, लेकिन बी गलत है। तुलसी गंग दो भय सुकवन के सरदार उक्ति के रचनाकार ये भिखारी दास हैं, जानते हैं। 26 का ये होगा। रस निष्पत्ति के संदर्भ में चित्र तुरंग न्याय के संस्थापक हम जानते हैं शंकुक हैं इसके, चित्र तुरंग न्याय के। और शंकुक ने ये अनुमतिवाद के आधार पर, अनुमतिवाद के आधार पर व्याख्या की, और इन्होंने जिस प्रकार से चित्र में घोड़ा बना होता है उसका उदाहरण इन्होंने दिया था। तो ये चित्र तुरंग न्याय के सिद्धांत पर ये काम करता है। 27 का बी ये ठीक है। हीनयान और महायान शाखा किस धर्म से थी? देखिए बौद्ध धर्म की जानते हैं इसमें। हिंदी का व्याकरण ग्रंथ शब्दानुशासन, देखिए शब्दानुशासन है ये किशोरीदास वाजपेयी का है, किशोरीदास वाजपेयी। और हेमचंद्र का भी, हेमचंद्र शब्दानुशासन है, वो प्राकृत का है। तो हिंदी का पूछ रहा है तो बी सही होगा। कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वो जिस बात को जिस रूप में कहना चाहते थे कहलवा देते थे। मैंने कहा सीधे सीधे नहीं तो दरेरा देकर भाषा उनके सामने असहाय सी नजर आती है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की पंक्ति है, प्रसिद्ध है। वीरता जब भागती है तो अपने पीछे राजनीति के छल छिद्र की धूल उड़ाती है। देखिए ये जो कथन है ये मंदाकिनी का कथन है, और ये ध्रुव स्वामिनी नाटक, ये प्रसाद जी का अंतिम नाटक माना जाता है। और इसमें ये मंदाकिनी का कथन है। इसमें चंद्रगुप्त और चंद्रगुप्त का बड़ा भाई रामगुप्त जो क्लीब है, तो उसमें शिखर स्वामी ये पुरुष पात्र है, मंदाकिनी ध्रुव स्वामिनी और कोमा ये स्त्री पात्र हैं। तो ये मंदाकिनी का कथन है, मंदाकिनी का, और ध्रुव स्वामिनी से है। 31 का टिक। और ये ध्रुव स्वामिनी जो नाटक है ये
नाट्य मंचन की दृष्टि से सबसे सफल नाटक माना जाता है धनुषामनी, और समस्या परक नाटक है। मुंशी धनपत राय के प्रेमचंद नाम शोभित करने वाले मुंशी दयानारायण निगम थे, जो जमाना पत्र के संपादक थे। उन्होंने दिया था इनको नाम 32 का एक। धन की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। देखिए, ये बात मानस की धर्म भूमि में जो सैद्धांतिक निबंध है आचार्य शुक्ल का 33 का 20 का सही विकल्प होगा। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का कौन सा रूप विद्यमान था? आधुनिक आर्य भाषाओं के पहले अपभ्रंश था। देखिए, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अपभ्रंश से ही फिर हिंदी का विकास होता है। तो आर्य भाषाओं से भारतीय आधुनिक आर्य भाषाओं से पहले अपभ्रंश था 34 का। खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग अभी बताया था, ये लल्लू लाल ने प्रेम सागर में किया है, और प्रेम सागर में ही लल्लू लाल ने खड़ी बोली को यानी उर्दू को यामनी भाषा कहकर उसका प्रयोग किया है। हिंदी साहित्य का अतीत ये दो भागों में है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की कृति है। हिंदी साहित्य का इतिहास दो भागों में है। 36 का है। कलाधर उपनाम से रचना करने वाले जानते हैं हम जयशंकर प्रसाद थे। ये ब्रज भाषा में कलाधर उपनाम से करते थे। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है विद्यानिवास मिश्र का है 38 का भी। निम्नलिखित उपन्यासों में श्रीलाल शुक्ल का कौन सा उपन्यास है? देखिए, हम जानते हैं सीमाएं टूटती हैं, राग दरबारी, अज्ञातवास जैसे जो उपन्यास हैं ये श्रीलाल शुक्ल के। एक चित्रा सुख निर्मल वर्मा का है, निर्मल वर्मा का उपन्यास है। तीसरा आदमी जो उपन्यास है ये कमलेश्वर का है, और उखड़े हुए लोग राजेंद्र यादव का है, और सीमाएं टूटती है ये श्रीलाल शुक्ल का है। गजानन माधव मुक्तोद की रचना चांद का मुंह टेढ़ा है में कौन सी कविता संकलित नहीं है? देखिए, जन्मदिन की धूप इसमें नहीं है, एक स्वप्न कथा है, भूल गलती है, धर्मराज से ये चर्चित करती है। चांद का मुंह टेढ़ा है, और ये 1964 में ये प्रकाशित हुई थी, 1964 में, और 1964 ईस्वी में निधन हो गया था गजानन माधव। तो इसका सही आंसर 40 का ही होगा। मिलजुल मन उपन्यास मृदुला गर्ग का है, और जो मृदुला गर्ग है ये मंजुला भगत की बहन थी, मंजुला भगत की बहन। ठीक है, तो 42 का देखिए, हिंदी नवरत्न एक आलोचनात्मक कृति जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं, मेषक बंधुओं की है, और ये 1910 में इसका प्रकाशन हुआ था। आचार्य बामन ने काव्य हेतु के लिए काव्यांग शब्द का प्रयोग किया, 43 का डी विकल्प होगा। भारतीय रस सिद्धांत में साधारणीकरण का प्रयोग भट्टनायक ने किया था, अभी हमने जिसकी चर्चा की थी। मित्रों, थोड़ा समय का अभाव है, इसलिए थोड़ा व्याख्या करना मुश्किल हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वतंत्रतावाद की विशेषता नहीं है? देखिए, स्वतंत्रतावाद यानी छायावाद बाह्य भावावेगों पर बल। देखिए, बाह्य भावावेगों पर बल नहीं है, कल्पना व्यापार का महत्व है, व्यक्ति स्वातंत्र पर बल है, मानवतावादी जीवन दृष्टिकोण है, ये नहीं है। 45 का ए सही विकल्प होगा। रघुवर जस प्रताप के आगे चंद मंद रवि ताप में त्यागी, यानी रघुवर के यश और प्रताप के आगे चंद्रमा मंद है और रवि अपना ताप त्याग देता है। यानी जो उपमान है, उपमान का की अवहेलना की गई है, और उपमान की देखिए अवहेलना की जाती है या तो प्रतीप के अंदर या व्यतिरिक्त के अंदर। तो प्रतीप है नहीं इसमें, 46 का डी विकल्प होगा। निम्नलिखित में से संगत का चयन की मुद्रा राक्षस नाटक में केवल पुरुष पात्र है। देखिए, ध्यान रखिए, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र का मुद्रा राक्षस नाटक है उसमें केवल पुरुष पात्र हैं। अंधेर नगरी भारतेंदु का अंतिम पूर्ण मौलिक नाटक माना जाता है। देखिए, अंधेर नगरी 1881 की कृति है, और जिसमें 6 अंक हैं। इसके बाद सती प्रताप लिखा था 1883 में, जो अपूर्ण कृति है। तो अंतिम पूर्ण मौलिक नाटक ये अंधेर नगरी है, 1881 इसका प्रकाशन। ये बात भी ठीक है, अंधेर नगरी में 5 नहीं 6 अंक हैं, और 6 अंकों की हमने बात की थी बाबा जरा असमला, बाबा जरा असमला। तो इसमें पहला है बाह्य प्रांत, दूसरा है बाजार, तीसरा है जंगल, चौथा है राज्यसभा, पांचवा है अरण्य,
और छठवां है शमशान। तो इसमें भारतेंद्र को चंद्रावली नाटक में केवल स्त्री पात्र है, ये भी ठीक है, तो ये गलत है 47 का सी। मात्र स्वर को मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? समरूप या ग्रेफम कहते हैं, जानते हैं। उग्र जी का कौन सा भाई साधु कंठधारी बनकर सिया रामदास हो गया था? देखिए, ये दूसरे नंबर के भाई थे मझले भाई श्रीचरण हो गए थे। बड़े भाई थे उमाचरण, बड़े भाई, ये बड़े भाई थे। और इनकी जो आत्मकथा है, अपनी खबर 1960 में प्रकाशित की थी। उसी में से इनके जो भाई थे उमा देव, श्री रामा सामा, ये इन भाइयों का उल्लेख किया गया है। यानी उमाचरण सबसे बड़े थे, देवी चरण और श्री चरण। ये पूछा जा सकता है कि कौन से उग्र जी के भाई नहीं थे? और रामाचरण और श्यामाचरण, ये उग्र जी के भाइयों के नाम हैं। तो उसमें श्री चरण आएगा 1949 का डी। वो शब्द जिनके सार्थक खंड न हो सके, हम जानते हैं सार्थक खंड नहीं होते, रूढ़ कहलाते हैं। हरिदासी संप्रदाय को सखी संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। हरिदास इसके संस्थापक थे। भाषा विज्ञान की दृष्टि में प्रयत्न लाघव का अर्थ शीघ्र बोलना, कम समय में अधिक बोलना, बोलने की मित विविधता। उच्चारण की सुविधा के लिए हम प्रयत्न लाघव का प्रयोग करते हैं। अपनी खबर के अध्याय राम मनोहर दास शीर्षक में निम्न में से किसका उल्लेख नहीं है? ये देखिए, अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा है, उससे ये लिया गया है। इसमें सन 1911-12 ईस्वी के ब्रिटिश कालीन भारत में होने वाले रामलीला मंडलियों में फैले व्यभिचार और अनैतिकता का उल्लेख किया गया है। और इसमें देखिए, महंत भागवत दास और महंत राम मनोहर दास, ये जो मंडलियां थी, मंडलियों के मालिक थे, लेकिन ये उस मंडली के आड़ में बड़ा व्यभिचार फैला हुआ था। इसमें महंत भागवत दास को महंत राम मनोहर दास की तुलना में अधिक अनैतिक व लंगोट का कच्चा बताया गया। देखिए, ये महंत राम मनोहर दास को ये उल्टा है। देखिए, महंत भागवत दास को महंत राम मनोहर दास की तुलना में अधिक अनैतिक और लंगोट का कच्चा बताया गया है। देखिए, महंत राम मनोहर दास ये अनैतिक और लंगोट का कच्चा था, राम मनोहर दास। तो ये विकल्प गलत है, इसका 53 का भी सही होगा। 12 वर्ष के गुरुजी के 12 अंकी की 17 वर्षीय श्यामा अबरामा के प्रति आसक्त बताया गया है। और गुरुजी, देखिए ये भी ठीक है, 17 वर्षीय श्यामा एक लड़की थी, विवाहिता थी, तो उसके प्रति उग्र जी आसक्त हो गए थे। उग्र जी के आजीवन कुंवारे रहने का भी उल्लेख है, ये भी ठीक है इसमें। तो सही विकल्प ये होगा 53 का भी असंगत है। हिंदी भाषा का सर्वप्रथम व्याकरण नागरिक चरणी सभा काशी की देखरेख में लिखा गया था, और हिंदी व्याकरण ये लिखा था कामता प्रसाद गुरु ने, कामता प्रसाद गुरु ने। ये भी विकल्प सही होगा। आज समाचार पत्र के संपादक देखिए बाबूराव विष्णु पराड़कर थे, और आज इसका विष्णु पराड़कर थे, और ये इसका जो संस्थापक ये जो निकलता था पत्र, इसको बाबू राव विष्णु प्रभाकर नहीं, देखिए पराड़कर है, पराड़कर निकालते थे। तो बी विकल्प इसका सही होगा। तीसरी सत्ता उपन्यास गिरिराज किशोर का उपन्यास है, तीसरी सत्ता। नाटक की अर्थ प्रकृतियां कितनी हैं? देखिए 5 अर्थ प्रकृतियां हैं। बीज, बिंदु, पताका, प्रकृति और कार्य, और 5 ही संगतियां होती हैं, तो संधियां होती हैं। तो इसका सही विकल्प 57 का सी होगा। मतवाला पत्रिका के स्थायी स्तंभ चाबुक में निराला जी गर्ग सिंह के नाम से लिखते थे, 58 का ए। निम्नलिखित नाटककार और नाटकों को सुमेलित कीजिए। लक्ष्मी नारायण मिश्र का राक्षस का मंदिर है, उदय शंकर भट्ट का विक्रमादित्य है, चतुर्सेन शास्त्री का अमर राठौर है, सेठ गोविंद दास का कर्तव्य है। तो यहां से देखिए 3, 4, 1 और 2 सी विकल्प से होगा। भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु अग्रदास थे, 60 का डी।
नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार, ये राजेंद्र यादव का चर्चित कथन है 61 का भी। हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास अनाम दास का पोथा में किस उपनिषद की, देखिए छांदोग्य उपनिषद की बात की गई है, और इस जो छांदोग्य अनाम दास का पोथा है, इसे अर्थ, इसका दूसरा नाम है अर्थ रेप आख्यान। तो छांदोग्य उपनिषद को आधार बनाया गया 62 का भी। भूल कहत नव रस सुकब सकल मूल श्रृंगार, यानी श्रृंगार रस का प्रतिपादन करने वाले श्रृंगार रस को रसराज मानने वाले ये देव है। और भोजराज ने भी माना है, भोजराज भी श्रृंगार रस को रसराज की संज्ञा देते हैं। तो इसका जो सही विकल्प होगा 63 का ये होगा। श्र एक संयुक्त व्यंजन है जिसमें श और र वर्णों का मेल होता है, 64 का सी विकल्प। कालक्रम की दृष्टि से नृत्य नाटकों का सही अनुक्रम, देखिए आषाढ़ का एक दिन ये 1958 की कृति है। लहरों के राजहंस 1963 की है। आधे अधूरे 1969 की है। ये 1975 में पूरा किया था कमलेश्वर ने। ये अधूरा नाटक है जिसकी चर्चा हमने की है। पहला विकल्प ठीक होगा 65 का है। और आषाढ़ का एक दिन पर 1969 में साहित्य नाटक अकादमी का पुरस्कार मोहन राकेश को मिला था। ध्यान रखिए 1969 में मिला था इसको, 1959 में मिला था। कोर्ट मार्शल नाटक ये जातपात की समस्या पर आधारित है। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। जमुन जल तुम केदारनाथ अग्रवाल का काव्य है। कल्पांत शब्द, देखिए कल्पांत, कल्प प्लस अंत यानी कल्प प्लस अंत। देखिए यहां से ये आ बन करके आ बन गया, दीर्घ स्वर संधि है। 69 का सी। मोम सा तन घुल चुका, अब दीप सा मन जल चुका है। उपयुक्त पंक्तियों में अलंकार कौन सा है? देखिए यहाँ पर सा शब्द आ रहा है और ये उपमा की पहचान है। और इसमें देखिए यहाँ पर उपमान और उपमेय, साधारण धर्म और एक वाचक शब्द, अगर ये चारों विद्यमान होते हैं तो उसे पूर्ण उपमा कहते हैं। देखिए ओम मोम सा तन खुल चुका है तो तन उपमेय है, उपमान इसके लिए मोम और घुलना साधारण धर्म है और सा वाचक शब्द है। तो ये सभी होने से यहाँ पर पूर्ण उपमा बनता है। 70 का बी विकल्प सही हुआ। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये आंसर की दे रखी है 1 से लेकर के 70 तक। इनको आप दोबारा देखेंगे करेंगे तो यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मित्रों आज ये 70 प्रश्नों की जो साहित्य की प्रश्नोत्तरी है उसका ये समापन हुआ। और हर बुधवार को हम 5:30 बजे 70 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी का आयोजन करते हैं। तो अगली बार फिर बुधवार को ये 70 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी संख्या 6 का आयोजन करेंगे। नमस्कार।